राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की आधिकारिक सोशल मीडिया पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बंगाली और हिंदी सहित 8 भाषाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर आधारित एक वीडियो जारी किया गया। बिहार के बाद इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एक और झटका लग सकता है। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की संभावना है। कम कर हस्तांतरण और गैर अनुपातिक संसाधन वितरण जैसे मुद्दों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर चलो दिल्ली विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। कांग्रेस ने अपनी दिल्ली इकाई के लिए प्रदेश चुनाव समिति और घोषणा पत्र समिति समेत 4 समितियों का गठन किया, जिसमें विभिन्न वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। पंजाब सरकार ने संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को खत्म करने का फैसला किया है। असम सरकार ने मई 2021 में मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की हवाई यात्रा पर 5,823 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक बार फिर से एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह एक्शन लिया है। गुजरात में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान अंकों की गणना में गलती करने पर 9,000 से अधिक स्कूली शिक्षकों पर 2 वर्ष में 1.54 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। नौका के जरिए कुवैत से मुंबई में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ी नौका में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं सबसे बड़ी हितधारक हैं और उन्होंने कॉरपोरेट घरानों से आगे आने तथा लड़कियों की शिक्षा में योगदान देने को कहा। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि HAL रिकॉर्ड विनिर्माण कर रहा है और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री कर्नाटक में HAL बन गई है। वहीं उन्होंने LIC को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि LIC भी रिकॉर्ड शेयर कीमतों के साथ फल फूल रही है। पीएम मोदी ने सदन को बताया कि देश में सार्वजनिक उपकरणों की संख्या 2014 में 334 से बढ़कर आज 254 हो गई है और उनमें से ज्यादातर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए रिकॉर्ड रिटर्न दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश में PSU इंडेक्स में पिछले साल के अंदर 2 गुनी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 10 वर्षों में PSU का शुद्ध लाभ 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपए हो गया और PSU का शुद्ध मूल्य 9.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आदरणीय सभापति जी, HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL देख रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL, जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए। और कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी HAL बन गई। आदरणीय सभापति जी, LIC को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। LIC का ऐसा हो गया, LIC का वैसा हो गया, LIC का यूं हो गया। जितनी गलत बातें LIC को लिए बोलनी चाहिए बोली। LIC क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। अब प्रचार किया जा रहा है PSU बंद हो गए, PSU बंद हो गए। 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। अब भाई कोई
कौन सा अरिथमेटिक वो जानते हैं, बेच दिए, अब बेचने के बाद 250 हो गया। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है। आप सभापति जी देखिए, पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। 4 से 14 के बीच की बात करता हूं। पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूं। उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार हूं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की। उस कालखंड में एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिल करके, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिल करके इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार है। आज राज्यसभा में पंजाब से आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए प्रश्न देश में धार्मिक स्थलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के संबंध में जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी तीर्थ स्थल है वहां अच्छे रोड बने। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन बनने से बड़ी संख्या में पर्यटक तीर्थ यात्रा करने आ रहे हैं और आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मिले, इसके लिए धार्मिक स्थलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है। हमारा देश हाईवे में ऊपर जा रहा है लगातार। इसी में आगे बढ़ते हुए मंत्री महोदय जी ने 4 धर्म स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 4 धाम योजना शुरू की है। मैं पंजाब से आता हूँ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें से 3 पंजाब में आते हैं, 1 बिहार में और 1 माननीय मंत्री जी के अपने होम स्टेट महाराष्ट्र के नंदेड़ में आता है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इन 5 तख्तों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है? हमारे विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश के लोग जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म तीर्थाटन के लिए जाते हैं उसमें अच्छे रोड बने। करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बुद्ध सर्किट, ये जो पूरा जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ उनका देहांत हुआ, सब जगह को 4 लेन रोड से जोड़ा है। फिर उसी प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया। अयोध्या सर्किट में भी विशेष रूप से हम करीब 30,000 करोड़ का राम वन गमन यात्रा, सभी प्रकार का, सीता के जन्म स्थान नेपाल के भूमि तक वहाँ से उसमें कनेक्टिविटी की है। महाराष्ट्र में हमारा पंढरपुर हमारा बहुत एक लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर
ऐसे 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग भी बनाया है। अभी सम्माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे थे, विशेष रूप से सिख पंथ में धर्म में जिस प्रकार की श्रद्धाएं हैं, उसमें अमृतसर से कटरा ये हाईवे हम जब बना रहे थे तो अमृतसर से जाते समय 4 भव्य अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा थे, वो छूट गए थे और हम बाहर से कटरा जा रहे थे, तो विशेष निर्णय लेकर वो चारों को जोड़कर वो रोड बड़ा करके उसका भी निर्णय किया गया। जहाँ तक इस प्रश्न में आज नांदेड़ से लेकर आपने जितनी बातें की हैं वो इस प्रश्न का भाग नहीं थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा एकदम प्रिपेयर एकदम शायद एक मेरे को लगता है कि वो सही है कि जितने गुरुद्वारों के बारे में आपने उल्लेख किया है, लगभग उन सब को हमने 4 लेन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अगर इसमें से कोई छूटा होगा ऐसा अगर ध्यान में आएगा तो वो भी जोड़ेंगे। ये तीर्थाटन बनने से आदरणीय अध्यक्ष महोदय बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 4 धाम का काम अभी थोड़ा ही हुआ है, आधा हुआ है, फिर भी इतना लोग आ रहे कि टूर आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। और जब टूरिस्ट आते हैं तो 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ हमारे तीर्थाटन के जो स्थान है उसकी कनेक्टिविटी, अब उसमें पार्किंग प्लेसेस, रोड साइड प्लाजा जिसमें और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेकर सब प्रकार की सुविधा है, और विशेष रूप से सरकार की ओर से पर्यटन विभाग की ओर से भी वॉशरूम्स और बाकी बातों का वो भी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जैन धर्म के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं। सब प्रकार के मुस्लिम इसमें भी जो स्थान है उसको भी जोड़ने का हमने काम किया है ताकि जो अब लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी सुविधा हो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद संभालते समय पीएम मोदी ने संकल्प व्यक्त किया था कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं अपितु देश बनाने और देश बदलने के लिए ये सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि देश को बदलने का मार्ग एक तरफ तो गांव, गरीब, शोषित, वंचित, दलित के जीवन में परिवर्तन लाने से होकर गुजरता है, वहीं दूसरी तरफ देश के आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाकर भविष्य के भारत का निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज 10 वर्ष के बाद अगर देखें तो गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने में केंद्र सरकार कामयाब हुई है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्ष के मोदी जी के शासनकाल में देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर के जो संकल्प प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले माननीय मोदी जी ने व्यक्त किया था कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए नहीं अपितु देश बनाने के लिए, देश बदलने के लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और उसी वक्तव्य में उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि देश को बदलने का मार्ग जो है वो एक तरफ गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने से होकर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देश की आधारभूत अवसंरचनाओं को बढ़ाकर भविष्य के भारत का निर्माण किया जा सकता है। आज 10 बरस बीत जाने के बाद में यदि पीछे घूम करके देखें तो जहां एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने में मोदी जी की सरकार कामयाब हुई है और पिछले 1 दशक में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के चलते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और नीति आयोग तीनों की साझा रिपोर्ट ये कहती है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकलकर निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग का जीवन, सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने आधारभूत अवसंरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में एक नई क्रांति के युग का दर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट सोच कि किसी भी देश के विकास में, विकास की यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मात्र परिचालन का साधन, मीन्स ऑफ नेविगेशन होने के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ का माध्यम होता है। जैसा हमने पढ़ा होगा अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का कथन कि अमेरिका आर्थिक दृष्टि से संपन्न है इसलिए अमेरिका की सड़कें बेहतर हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। हकीकत यह है कि अमेरिका की सड़कें बेहतर थी इसलिए अमेरिका आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सका। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य 2047 तक का लिया है
बेशक उसका उद्घोष 2023 में किया होगा, जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। लेकिन ये सत्य सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी तैयारी 2014 में सरकार संभालने के साथ ही उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की इस श्रृंखला में, जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न घटक रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, डेटावेज, एनर्जी और सैटेलाइट, इन सारे फ्रंट्स पर सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की एक क्रांति इस देश में चल रही है। बीते 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने खर्च किया है। पिछले 1 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किया था, जो यदि मैं 2013-14 की तुलना में देखूं तो उससे कई गुना अधिक है। इस वर्ष भी बजट की घोषणा में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और सामान्यतः यदि हम आर्थिक जगत की परिभाषा या उनके आकलन के अनुरूप अध्ययन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पर की गई खर्च की गई राशि का उस साल की जीडीपी पर 2.45 टाइम्स इंपैक्ट होता है, और आने वाले सालों में जो कैस्केडिंग ईयर्स उसके बाद के वर्ष हैं उन पर वो लगभग 3.5 टाइम्स जो है प्रोडक्टिव होता है। आरबीआई की स्टडीज भी ये कहती हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में निवेश किए गए प्रत्येक रुपए से 3.25 रुपए 3.25 रुपीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काम हुआ है, उसके चलते हुए निश्चित ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिली है, नया उछाल मिला है। और अनेक अध्ययन ये कहते हैं कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मात्र इसीलिए बन पाया है कि भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को न केवल सुदृढ़ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को न केवल बढ़ाया है, अपितु इसको कंटिन्यूटी दी है। निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को बढ़ाए जाने के अपने संकल्प के चलते हुए और जो लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को ईमानदारी से पूरा करने के सोच के चलते हुए आज भारत आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश बन चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार 8 फरवरी 2024 को देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन 14447 और पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी व कृषि समुदाय के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म एक समारोह में लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। ये पहले डिजिटल नवाचार व व्यापक जोखिम सुरक्षा समाधानों के माध्यम से किसान समुदाय के कल्याण और स्थायित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण व ज्ञान साझा करेगा। यह प्रमुख कृषि योजनाओं को लागू करने की चुनौतियों का समाधान भी करेगा और हितधारकों के बीच निरंतर सीखने और समन्वय को सुविधाजनक बनाएगा। इसी तरह भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक केंद्रीकृत किसान रक्षक हेल्पलाइन और पोर्टल विकसित किया है। अब इस योजना के अंतर्गत नामांकित सभी किसान या जो भी किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं, वे अपनी चिंताओं और शिकायतों को दर्ज करने के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं, जिससे समय पर समर्थन और पारदर्शी संचार सुविधा होगा। पारंपरिक फसल बीमा से परे जाकर भारत सरकार ने सारथी एक व्यापक बीमा प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सारथी किसान समुदाय की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बीमा उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा से लेकर कृषि उपकरणों और अन्य के लिए कवरेज शामिल है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। सरकार ने साल भर में येस टैग, डिजिक्लेम, विंड्स, क्रॉपिक
एड ऐप जैसी नई तकनीकें पेश करके देश के किसानों के लिए व्यापक जोखिम सुरक्षा और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कृषि बीमा परिस्थितिक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मानना है कि ये पहले देश के कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेंगी और किसानों के जीवन व आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज सीएम केजरीवाल ने दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में इंडोर स्विमिंग पूल की शुरुआत की। इस दौरान दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का मकसद ओलंपिक में मेडल लाना है, लेकिन इसे बनने में अभी 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। सीएम ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स होंगे, जिसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। आज अभी आपका पूरा दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल देखा और देख के इट वाज रियली एन आई ओपनर, और मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन जिन लोगों ने इस शानदार फैसिलिटी को क्रिएट किया, इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया। कुछ साल पहले हम लोगों ने इसको सोचा था, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को। उस टाइम हमारे मन में यही होता था कि 140 करोड़ लोगों का देश है, और जब ओलंपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो हम मेडल्स के मामले में सबसे नीचे आते हैं। हमारे में क्या कमी है, हमारे में किस चीज की कमी है? इनफैक्ट हमारे गांवों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को सपोर्ट कर दिया जाए तो हम दुनिया के किसी भी देश को स्पोर्ट्स के इवेंट्स के अंदर हरा सकते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने केवल और केवल एक ही मकसद से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, ओलंपिक में मेडल लाने के लिए। हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो प्रारूप है, हम बहुत बड़ा विजन है हम लोगों का। उसमें 2,500-3 हजार स्टूडेंट्स होंगे। 80 एकड़ के अंदर वो यूनिवर्सिटी मुंडका में बनेगी। उसमें 2-3 साल लग सकते हैं, 3-4 साल लग सकते हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि तब तक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ पे बनाया गया और आज यहाँ पे 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोचेज के साथ जब मैंने बात की तो हर कोच के अंदर ये कॉन्फिडेंस था। कुछ ने कहा सर 2028 में जरूर एक ना एक मेडल आपको लाके देंगे, 2032 में हम आपको मेडल्स लाके देंगे। तो जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सबके दिमाग में टारगेट बड़ा क्लियर है। जब हम वेट लिफ्टिंग के सेक्शन में गए तो मैडम कर्नम मल्लेश्वरी जी ने कहा कि जब वो अपने टाइम में ट्रेनिंग किया करती थी और संघर्ष कर रही थी तो उनको इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिली। तो यहाँ पे आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं, बेस्ट कोचेज मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे बेस्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को अब ये देश की जो इच्छा है, आप लोगों के ऊपर देश सारा पैसा खर्च कर रहा है, जितने भी पैसे की जरूरत है, आपकी सारी फैसिलिटीज फ्री हैं। जब देश आपके लिए पैसा खर्च कर रहा है, अब आपको भी वो जो ट्रस्ट देश ने आपके अंदर दिखाया है, वो ट्रस्ट आपको पूरा करना है और आपको दिन रात मेहनत करके ये सपना देश का पूरा करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, अभी 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, इसके बाद जो यूनिवर्सिटी बनेगी उसमें 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स होंगे। इन 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर सारे मेडल अपने को ओलंपिक्स के हमारे पास आने चाहिए। मेहनत करनी है। अब आपके ऊपर है कि जो ट्रस्ट देश ने आपके अंदर दिखाया वो आपको पूरा करना है। और अभी एक बच्ची ने पूछा कि आप हमारी कैसे मदद करेंगे। हमें स्पोर्ट्स नहीं आता, ना मुझे आता, ना आतिशी को आता, और ना हमारे डायरेक्टर एजुकेशन को आता, और ना सेक्रेटरी। स्पोर्ट्स आप लोगों को आता है, स्पोर्ट्स कर्नम मैडम को आता है, मल्लेश्वरी मैडम को आता है। आप हमें जो बताएंगे कि हमें ये चाहिए, हमारे को ये फैसिलिटी चाहिए, हमारे को ये और चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ये हमारा कमिटमेंट है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन बताना आपको पड़ेगा, पर हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट इसलिए है कि हमें यकीन है कि आप हमें ओलंपिक्स के अंदर एक दिन भारत का नाम रोशन करके दिखाएंगे।
आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा और ये सारी फैसिलिटीज देख के बहुत अच्छा लगा। इतने कम समय के अंदर मात्र 4 से 6 महीने के अंदर आपने नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इतने सारे मेडल जीत लिए, वो एक हमें भी हौसला देता है और आपको भी हौसला देता है कि भविष्य के अंदर हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत ओडिशा के ऐतिहासिक शहर राउरकेला से हुई। यात्रा आज और कल ओडिशा में रहेगी। जयराम रमेश ने कहा कि राउरकेला हमारे देश के आर्थिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर ने देश को बनाया और इसमें कांग्रेस की भी भागीदारी रही। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद अन्याय को खत्म करना है। आज और कल हम उड़ीसा में होंगे। आज सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत एक ऐतिहासिक शहर से हुई, जो शहर हमारे देश के आर्थिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है और जहां 1950 के दशक में एक पहला मील पत्थर हमारे देश के उद्योगीकरण का रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रूरकेला दुनिया भर में मशहूर है। रूरकेला को हमें तब के पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली और जब हम भारत की उद्योगीकरण की बात करते हैं, भिलाई, रूरकेला, बोकारो, हीराकुद, भाखड़ा नंगल, दुर्गापुर, ये सब मील पत्थर है। 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर ने हमारे देश को बनाया। इस्पात के कारखाने लगाए गए, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े बांध, हीराकुद जैसे बांध बनाए गए, तेल की रिफाइनरियां लगाई गई, बाद में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री, मिसाल के तौर से नालको जो उड़ीसा की शान है, वो भी बनाया गया। तालचेर जैसे जगहों में एनटीपीसी के पावर प्लांट लगाए गए। कांग्रेस ने देश बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने में लगे हुए हैं। इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। पी और डी, बस बीजे कॉमन है, एक में पी है, एक में डी है। एक्चुअली एक में डबल पी है, पी एंड पी। आप जानते हैं वो 2 पी कौन है जो उड़ीसा चला रहे हैं आज, जिसके नाम पर एक पी चला रहे हैं दूसरे पी के बारे में। बीजेपी को बीजेडी पूरा समर्थन देती है दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। किसी भी चर्चा में कभी बीजेडी ने कोई आलोचना नहीं की है मोदी सरकार की। तो बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही तो राहुल जी ने आज सुबह कहा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके पीछे क्या विचार है? जो 5 न्याय राहुल जी ने समाज के सामने रखा है, देश के सामने रखा है, ये जो 5 न्याय हैं, और खास तौर से युवा न्याय जो इस 5 न्याय का एक अंग है। कल शाम तक हम उड़ीसा में हैं। 9 तारीख और 10 तारीख विश्राम का दिन है और 11 तारीख सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ से। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।